तो बेटा आज जो है हम लोग वही हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है, पोर्शन है, इस टॉपिक को हम लोग अपने ही अकॉर्डिंग जो है, जो हम लोगों ने यानी हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। 2 क्लासेस हमारी पीछे हो चुकी है कंप्लीट, आज हमारी तीसरी क्लास है और ये क्लास हमारी बेस्ड है वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी, फिर आपने स्वतंत्रता संग्राम का जो टॉपिक है उसमें पहला वीडियो आपने हमारा देखा होगा। आज उसी क्रम में हमारी तीसरी क्लास है जो प्राचीन भारत से, ठीक है ना, संबंधित है और इसमें जो है हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग समझेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और इसको शेयर भी करते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। देखते भी जाएं इसको जो है क्या करना है हम लोगों को इसमें। आज हम जो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग। वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो किसके देवता हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका सही आंसर बेटा आप लोग मुझे बताएं। तो सही आंसर है वर्षा व चक्रवात के। किसके देवता हैं? ये वर्षा व चक्रवात के वैदिक देवता जो इंद्र हैं वो किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात, ठीक है ना। और वैदिक काल में आपने पढ़ा है कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसमें मेन देवता जो है तो किसको माना गया है? इंद्र को ही माना गया है। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसके प्रमुख देवता माने जाते हैं प्रजापति, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, महाजनी जो प्रथा है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी इसका सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीनतम ग्रंथ में हुआ है? तो हमारा ऑप्शन है जो है वो ऑप्शन हमारा है आपका सतपथ ब्राह्मण। क्या ऑप्शन है उसको? सतपथ, ठीक है ना। महाजनी प्रथा जो है उसका उल्लेख जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किस ग्रंथ में है? सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो वेद हैं हमारे इनका जो गद्य यानी जो प्रकरण है उसको क्या कहते हैं? बच्चों उसको कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है ना। उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। भी आगे भी कंटिन्यू में पढ़ना, ध्यान दीजिए। ब्राह्मण जो है, ठीक। और क्या है? ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम जो वेद हैं वो कौन सा है इन चारों में? तो सही आंसर है हमारा ऋग्वेद, ठीक है ना। प्राचीनतम वेद कौन सा बेटा? प्राचीनतम वेद है हमारा जो है वो ऋग्वेद है। इसको जरा हम लोग ध्यान से समझ लें और तो इनमें सही आंसर क्या है? ऋग्वेद, ये प्राचीनतम वेद। उसके बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट में लिखा गया है वेद अथर्ववेद है। सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है अथर्ववेद। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को डेडिकेटेड है? तो इसका सही आंसर है सविता या सवित्र से। सविता, चमकते हुए सूर्य को सविता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, चमकता हुआ जो सूर्य है उसको क्या कहा गया है? सविता। और हमारा जो गायत्री मंत्र है आप सभी जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, गायत्री तीसरे मंडल में है और ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किस देवता को समर्पित है? यानी सूर्य अर्थात सविता,
चमकते हुए सूर्य को सविता कहा जाता है। ठीक है ना, सविता जो है सवित्र देवता को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, महाभारत में जो वर्णित कुरुक्षेत्र है इसकी लड़ाई कितने डेज तक कंटिन्यू चली? तो बच्चों सही आंसर है 18 दिन। जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, इसको संसार का सबसे जो है प्राचीन, ठीक है ना, बहुत जो है रक्त रंजित युद्ध के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कुरुक्षेत्र की धरती जो है वो इतना रक्त बहाती है, याद भी कहा जाता है वहाँ की मिट्टी में। तो ये जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है ये बच्चों 18 दिन तक चली। कितने दिन तक? 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहली बार नामोल्लेख मिलता है? ये जो वर्ण शब्द है इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। ये जो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण है चार, इन चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के, ठीक है ना, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सूक्त का मतलब होता है मंत्र। तो ऋग्वेद में बच्चों कितने सूक्त हैं यानी मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर है 1028। कितने मंत्र हैं? 1028। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? इन चार विकल्पों से आप सही आंसर बताएं। जिन बच्चों को मालूम है वो मन में ही इसका आंसर आप दें। आप ये समझें कि मैं आपसे आपके सम्मुख ही पूछ रहा हूँ, आप पर्टिकुलर आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये कहें। तो ऋग्वेद है, इन चारों विकल्पों में सबसे बेस्ट हमारा आंसर है स्त्रोतों का संकलन। ठीक है ना, जो स्त्रोत हैं उनका संकलन है, में सोर्सों का ये संकलन। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित? तो इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। चार विकल्प में सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर बेस्ड है? तो ऋग्वेद पर आधारित इनमें से कौन है? तो बच्चों उसका सही आंसर है सामवेद। ठीक है ना, यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आप चाहे बी लिखें चाहे डी लिखें, बिकॉज दोनों सेम हैं। आप इसको पॉइंट वाइज याद करो कि ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। कहा जाता है जो सूक्त जिनको गाया जा सकता था उनको सामवेद में शामिल किया गया। और सामवेद के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद। ये संगीत का वेद है। 7 जो सुर हैं, ठीक है ना, इन सुरों का सबसे पहली बार जो प्रमाण है वो सामवेद से ही प्राप्त हुआ है। तो सामवेद एक्चुअल में ऋग्वेद पर ही आधारित है कि ऋग्वेद के वे सूक्त जिन्हें गाया जा सकता है उनको सामवेद में शामिल किया गया। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। जो उपनिषद हैं, ठीक है ना, 108 है टोटल, उनका मेन जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो क्या है? वो है बेटा दर्शन। क्या है बच्चों? दर्शन। आइए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसमें सही आंसर है सिंधु। वो सिंधु नदी है। वैदिक जो आरंभिक जो वैदिक साहित्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सिंधु नदी का ही प्रमाण जो है या प्रयोग जो है इस शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है नदी के बाद। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण है? निष्क एक आभूषण है, ठीक है ना, और ये जो है किस अंग का आभूषण था? तो बच्चों ये सही जो है इसका आंसर है गले, यानी थ्रोट, गले। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ? ये जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में मिला। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है वो प्रमुखता किस पर आधारित?
कि वो भक्ति पर बेस्ड था। मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और भक्ति भी करते थे। इन चारों विकल्पों में सबसे बेस्ट आंसर है हमारा प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से, यहाँ सही कर लीजिएगा, निम्न में से मुख्यतः किसमें जो है वो विश्वास करती थी? मुख्यतया जो है किसमें विश्वास करती थी? तो ये बात किसी का है ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद काल में जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो किस पर बिलीव करते थे? वो बलि एवं कर्म कांड पर बिलीव करते थे। They believed, ठीक है ना? They believed बलि एंड कर्म कांड। वो बिलीव करते थे बलि और कर्म कांड। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बहुत देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये आपकी हिस्ट्री का आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग उनको जरूर देखिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी तैयारी का बहुत अभिन्न पार्ट है। ठीक है ना? लगभग 30 क्वेश्चन जो है हम लोग करवा रहे हैं। एक सीरीज है, 30 क्वेश्चन हमने करवाए थे। किसमें आपने देखा, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, 30 क्वेश्चन हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो आधुनिक भारत का टॉपिक है उसमें करवाए। और आज तीसरा जो हमारा ये वीडियो है इस पर बेस्ड है। यह है वैदिक सभ्यता के ऊपर, जो कि प्राचीन भारत का ही एक पार्ट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली आप सभी बच्चे जो हैं इनको आप लर्न करें। ठीक है ना? प्रैक्टिस करें इनकी, आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे जब 2-3 बार आप इसको बड़े रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? और प्रॉपर वे में आपका तैयार हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है, बताइए आप, सही आंसर है परशुणी। और आपको बता दें ये रावी का प्राचीन नाम है। परशुणी जो है रावी नदी का एंशिएंट नेम है। यानी रावी नदी को प्राचीन काल में, वैदिक काल में हम लोग क्या कहते थे? परशुणी कहते थे। तो ये जो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है, 10 राजाओं के बीच जो हुआ था, ये ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उस पर लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये युद्ध जो है परशुणी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है ना? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविकोपार्जन होता था, प्राचीन काल में जो आर्य थे उनका जीविकोपार्जन होता था, उसका मेन साधन क्या था? आर्य शब्द का मतलब मैंने बताया था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। ये जो वैदिक सभ्यता है इसके जो जनक हैं वो आर्य थे। और आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मत जो माना जाता है वो बेटे मैक्स मूलर का माना जाता है। कि मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल में जो आर्य थे उनके जीविकोपार्जन का जो मेन जो है वो साधन क्या था? तो बच्चों वो क्या थी? कृषि। क्योंकि वैदिक सभ्यता में आपने पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है ना? एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। क्योंकि ये ऋग्वेद पर आधारित है, इसीलिए पूर्व वैदिक काल का एक नाम ऋग्वैदिक काल है। पूरी वैदिक सभ्यता का जो टाइम है आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा कि 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व के बीच का है। ये वैदिक सभ्यता का टोटल टाइम पीरियड है। और ये वैदिक सभ्यता 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में डिवाइड है। पहला है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल यानी लेटर जो आपका वैदिक पीरियड है। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि जो व्यवसाय का जो आधार होता है वो कृषि और पशुपालन होता है। तो
इसमें जो है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मेन साधन क्या था बच्चों, वो था कृषि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में उल्लेखित एक शब्द है यव। ये शब्द है, इसको आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। ये जो शब्द है यव, ठीक है ना, ये शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बच्चों इन चारों विकल्पों में आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है जौ। क्या है? जौ। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वैदिक युग में प्रचलित, वैदिक जो युग है इसमें प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कि वैदिक काल में शासन की कौन सी प्रणाली ये प्रचलित थी? तो इसमें सही आंसर हम देखेंगे वो निरंकुश शासन था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, या एक वंश परंपरागत एक प्रकार का राजतंत्र था। बच्चों यही आंसर है, वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी क्वेश्चंस आप बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहे हैं। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं ये भी बताना चाहूंगा, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंट्रोवर्शियल है। आप एक टॉपिक को 4 पुस्तकों में पढ़ोगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट रखिएगा। हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ करके ही जाहिर सी बात है आपको पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। हो सकता है आपने किसी बुक में कुछ और पढ़ा है। अगर ऐसा कोई आपने कुछ पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में उस सेक्शन में आप अपने विचार प्रस्तुत करें। निसंदेह मैं आपके प्रश्नों का, ठीक है ना, एक तार्किक जो है वो आंसर जो है वो रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों का पूरा उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी दी जाए। ठीक है ना? हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो, किसी किताब में कुछ लिखा हो, किसी में कुछ लिखा हो, तो उस चीज़ को मैं अभी बहुत ही एक सिंपल वे में और बहुत ही लाइटली जो है बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैंने भी एक टॉपिक की कई पुस्तकें पढ़ी हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया गया है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप चिंता मत करें। जो चीज़ ज़्यादा कंफ्यूजन होगी वो चीज़ पूछी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा बहुत उसको नेगलेक्ट करिए, वो तो आपको हिस्ट्री में मिलेगी। ठीक है ना? आइए, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण नहीं मिलते इसलिए ऐसा होता है कि वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी उसका नाम क्या था? वो था वंश परंपरागत। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इन चारों में वो कौन थी? बच्चों उसका सही आंसर है सभा। क्या नाम बेटा? सभा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म था। बताइए, ऋग्वेद काल में जो धार्मिक जीवन था लोगों का, कि जो उनकी धार्मिक आस्था थी, जो उनके बिलीफ्स थे, वो क्या थे बेटा? तो ध्यान दीजिए, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निवृत्ति। सही आंसर है बच्चों बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना, जो लोग थे बहुत से देवताओं को मानते थे। ठीक है, बहुदेववादी थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो बता दें हम आपको, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा सूक्त में मंत्र वो समर्पित हैं इंद्र। इनके लिए 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया ऋग्वेद। उसके बाद अग्नि है, अग्नि के लिए 200 मंत्रों का प्रयोग किया गया। कितने मंत्रों का? 200 मंत्रों का। तो सबसे ज्यादा मंत्र जो है ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित है? इंद्र। और इंद्र आपने पढ़ा है कि जो ऋग्वैदिक काल है, यानी पूर्व वैदिक काल भी इसी को बोलते हैं, उसके प्रमुख देवता माने जाते हैं भगवान इंद्र। जबकि आगे बढ़ेंगे हम लोग किसमें? पूर्व उसमें उत्तर वैदिक काल में, वहां मेन देवता हो जाते हैं प्रजापति। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक नदी कुंभा, ठीक है ना, कुंभा लिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। वो है बच्चों, वो है बेटा कुंभा। कुंभा है, ये है, आप सही करिएगा कि वैदिक नदी है वैदिक काल की, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इन चारों में देखिए, कुंभा आप समझ लीजिए, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं। और मुझे विश्वास है जब आप ये वर्तमान नाम आपको मालूम होगा तो निश्चय ही इसका आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि दुनिया के किस क्षेत्र में ये नदी बहती है। तो
कुबा को बच्चों काबुल कहा जाता है वर्तमान में। काबुल एक शहर का भी नाम है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि काबुल एक्चुअल में एक नदी का नाम है। इस नदी के किनारे जो शहर बसा उसका नाम पड़ गया काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी। तो जाहिर सी बात है मेरे मुंह से करेक्ट आंसर भी आ गया, सही आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है ना। कुबा यानी काबुल, कुबा नदी जो है इसको वर्तमान में काबुल कहा जाता है। काबुल एक नदी है और इस शहर के किनारे, इस नदी के किनारे जो शहर बसा उसका नाम पड़ गया क्या बेटा, उसका नाम पड़ गया काबुल। तो काबुल एक्चुअल में है क्या, काबुल जो है एक नदी है और इसका प्राचीन काल में नाम क्या था, प्राचीन काल में इसका नाम था कुबा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण, ये संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण इसका संबंध है। तो थोड़ा सा ये हमारा जो इस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं ये गलत हैं। ठीक है ना, ये चारों विकल्प गलत हैं। तो इसमें हम एक ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसमें, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसमें एक विकल्प और जोड़ लीजिएगा कि एनओटी। एनओटी का मतलब क्या हो गया, नन ऑफ दीज। क्या हो गया बच्चों, नन ऑफ दीज, एनओटी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, नन ऑफ द अबव, नोटा जो वीवीपैट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है, यहाँ इनमें से कोई नहीं। गोपथ ब्राह्मण का संबंध इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन, चौथा क्या पांचवा ऑप्शन आप जोड़ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इन चारों में कोई नहीं है इसका सही आंसर। तो हमने एक पांचवा ऑप्शन जोड़ दिया है, वो है एनओटी, नन ऑफ दीज। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। उपनिषदों की कुल संख्या है, उपनिषदों की जो टोटल संख्या है ये बच्चों कितनी है, ये है 108। उपनिषद कुल कितने हैं, 108। वेद कितने हैं, 4। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। तो जो भारतीय परमाणुवाद हैं इसके जनक हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो जॉन डाल्टन थे। लेकिन अगर बात करें भारतीय परमाणु, जो किसी तत्व का सबसे छोटा कण माना जाता है, परमाणु यानी एटम, बोलो किसी तत्व का सबसे छोटा पार्ट वो है क्या, परमाणु। और भारतीय परमाणुवाद का जो जनक है वो महर्षि कणाद को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। वैसे परमाणु सिद्धांत आपने साइंस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसके जनक डाल्टन थे। ओके, आइए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस मेटल को यूज किया है। तो बच्चों इसका सही आंसर है कि जो वैदिक लोग हैं इन लोगों ने सबसे पहले जो है वो तांबा ही इस्तेमाल किया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो वैदिक सभ्यता है ये वैदिक काल दो भागों में डिवाइड है। तांबे का प्रयोग उन्होंने किया था पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल में, जबकि जो लोहे की खोज है वो उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इन चारों विकल्पों में ठीक ना आपका सही आंसर माना जाएगा तांबा। अगर तांबा न होता तब आप सही आंसर क्या टिक करते, लोहा। बता दूं आपको कि तांबा जो है ये पूर्व वैदिक काल में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस काल में लोहे की खोज नहीं है, उस काल में लोहे की खोज नहीं है। ठीक है ना, कि थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि पूर्व वैदिक काल जो है पूर्व, ठीक है ना, तांबा। और इस तांबे को याद रखेंगे नाम भी दिया गया था लोहित अयस। तांबे को क्या नाम दिया गया,
लोहित अयस्क। जब उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें लोहे की खोज हुई और इसको नाम दिया गया, ये कहां पर खोज हुई है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। लोहे के बच्चों, लोहे को क्या कहा जाता था उस समय? श्याम अयस्क, श्याम अयस्क, ये लोहे को नाम दिया गया था श्याम अयस्क, ठीक है ना। आइए, तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? सबसे बेस्ट आंसर है तांबा। तांबा ना होता तो लोहा। जब कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें ए और सी दोनों है तो दोनों टिक कर देते। मैंने बता दिया ना कि वैदिक काल का जो प्रारंभिक चरण था, यानी पूर्व वैदिक काल, वहां तांबे की खोज हुई थी, लोहे की खोज उस समय हुई नहीं थी। तांबे की खोज क्या? तांबे का प्रयोग, तांबे का तो है, तांबे की खोज आपने पढ़ा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु तांबा है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग जो है, यानी आपने पढ़ी है कि वहां तांबे का प्रयोग होता था। मोस्टली वैसे वहां कांसे का प्रयोग होता था, जो कापर और एसएन टिन से मिलकर बनती एक मिश्र धातु, ठीक है ना। आइए इधर देखते हैं। तो वैदिक काल में सबसे पहले तांबा इस धातु का प्रयोग किया गया पूर्व वैदिक काल में, लेकिन वैदिक काल का जो दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, वहां लोहे की खोज हुई, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, वैदिक काल का जो विभाजन है ये कितने भागों में किया गया है? बहुत सामान्य सा आंसर है, आप सभी जानते हैं कि 2 भाग। वैदिक काल का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है, पूर्व वैदिक काल और जो है आपका दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो बच्चों, आज की क्लास इसी जगह ठीक है ना स्टॉप करते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा समझिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप उसको जो है, ठीक है ना।